गृह विज्ञान विषय के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांगों का। इससे पहले के अध्याय में हमने अध्ययन किया था कि कोशिका क्या होती है, कोशिका का आविष्कार किसने किया और कोशिका की संरचना किस प्रकार की होती है, मानव कोशिका एवं जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है, और साथ ही हमने अध्ययन किया था कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग कौन कौन से हैं। तो कोशिका के अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं उनमें से दो विशेष कोशिकांगों का अध्ययन हमने विगत अध्याय में किया था। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। अब इस अध्याय में आज हम चर्चा करेंगे कोशिका के अन्य बचे हुए कोशिकांग, जिसमें आज हम प्रारंभ करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है और इस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह भी कहा जाता है। तो सर्वप्रथम हम जान लें इसकी संरचना। तो कोशिका द्रव में जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह ठोस दानेदार सूक्ष्म कण या सूक्ष्म छड़ के आकार के दिखाई देते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं ये संख्या में लगभग 50 से लेकर 5000 तक पाए जाते हैं और ये कोशिका के अंदर स्वतः ही विभाजित होकर इनकी संख्या में वृद्धि भी हो जाती है। और अगर संगठन देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया वसा एवं प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। साथ ही इसमें आरएनए भी पाया जाता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड एवं डीएनए जिसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं वह भी इसके अंतर्गत पाया जाता है। अच्छा, अब इसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो श्वसन क्रिया के दौरान जब खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं और इन्हीं खाद्य अणुओं अर्थात ग्लूकोज, प्रोटीन और वसा, इनके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह ऊर्जा व्यक्ति द्वारा अपनी जैविक क्रियाओं को करने में काम में ली जाती है। यह जो ऊर्जा उत्पन्न होती है खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से, यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एडीपी एवं एटीपी के अणुओं के रूप में एकत्रित हो जाती है। एडीपी जिसे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है, इसमें ऊर्जा बंध के रूप में यह ऊर्जा संग्रहित हो जाती है और यही ऊर्जा व्यक्ति अपनी आंतरिक एवं बाह्य क्रियाओं को करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो इसी से प्राप्त होती है। तो इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। तो इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सक्रिय अंग होता है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो है चित्र में एक खीरे के समान संरचना, कुकुम्बर के समान दिखाई देता है और उस माइक्रोस्कोप में देखने पर छोटे छोटे छड़ के रूप में यह दिखाई देता है। और इसकी संरचना का अध्ययन जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर दोहरी झिल्ली होती है और इन दो झिल्लियों के बीच में जो स्थान होता है उसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्थान कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ उंगली के समान उभार दिखाई देते हैं जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। इन्हें क्रिस्ट बोला जाता है और यह क्रिस्ट जो है माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंतर स्थल होता है उसके क्षेत्रफल को कई गुना बढ़ा देते हैं और दूसरा उस माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक प्रकोष्ठों को अनेक प्रकोष्ठों में बांट भी देते हैं। साथ ही अंदर एक द्रव भरा हुआ होता है क्रिस्टों के बीच में जो कोलाइडल द्रव के रूप में होता है और जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है और इस मैट्रिक्स में राइबोसोम, प्रोटीन और एंजाइम पाए जाते हैं। तो इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है इसका आप अपने कॉपी में पेंसिल से इसका डायग्राम बनाकर इसका प्रैक्टिस करेंगे। इसके पश्चात दूसरा मुख्य कोशिकांग आता है कोशिका द्रव।
कोशिका द्रव जो है, कोशिका के अंतर्गत जो अर्ध पारदर्शक द्रव पाया जाता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। और इस कोशिका द्रव में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्व, कुछ वर्णक पाए जाते हैं, खनिज लवण और विटामिन पाए जाते हैं। इस कोशिका द्रव के अंतर्गत अंदर जितने भी कोशिका के कोशिकांग हैं सब इस कोशिका द्रव के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा इस कोशिका द्रव में कुछ निर्जीव वस्तुएं भी पाई जाती हैं और यह द्रव जो है एक कोलाइडल द्रव के रूप में होता है। इसके पश्चात हम अध्ययन करते हैं महत्वपूर्ण कोशिकांग है राइबोसोम। राइबोसोम जो है यह भी अति सूक्ष्म कणों के रूप में कोशिका के अंदर अंतःप्रद्वी जालिकाएं पाई जाती हैं, उनके ऊपर ये चिपके हुए पाए जाते हैं। और कुछ राइबोसोम्स जो हैं वो कोशिका द्रव में मुक्त रूप से या फ्री फॉर्म में बिखरे हुए भी होते हैं। राइबोसोम जो है इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। इसका कारण यह है कि राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, या हम यूँ कहें कि राइबोसोम प्रोटीन के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। राइबोसोम मुख्यतः आरएनए के बने होते हैं, जिसे राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन और राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। तो अतः अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी या पोषक तत्वों की कमी होती है तो इनकी संख्या में भी कमी हो सकती है। तो इस प्रकार राइबोसोम कोशिका के अंदर जो अपना महत्वपूर्ण कार्य करता है वह इसका कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। तो इस प्रकार दूसरा महत्वपूर्ण कोशिकांग है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो है यह भी छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में कोशिका द्रव में पाया जाता है। और लाइसोसोम में की एक महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो ये है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग बोला जाता है कोशिका का। क्यों बोला जाता है? क्योंकि लाइसोसोम जो है इसमें लगभग 35-36 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। और यह जो एंजाइम है ये लिपिड्स, शर्करा, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन आदि का अपघटन करने की क्षमता रखते हैं। तो किसी कारण से जब इन्हीं के द्वारा कोशिका की विभिन्न संरचनाओं का पाचन या अपघटन कर दिया जाता है, या लाइसोसोम जब अपनी क्रिया करता है तो कई बार स्वयं खुद भी नष्ट हो जाता है। इस कारण इसे आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। तो इस प्रकार इन कोशिकांगों के अलावा कुछ अतिरिक्त कोशिकांग हैं जिसका अध्ययन हम अन्य दूसरे अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।